ये लड़का सपने देख रहा होता है। अचानक से कोई भी उसके बॉडी को देख नहीं पाता और ऐसा ही कुछ इस लड़के के साथ हुआ जब वो भूत के रूप में जाग उठता है। अब उसे ये समस्या हल करनी है कि उसके साथ क्या हुआ था। हम एक घर के बाहर एक डिनर टेबल पर कई लोगों को एक साथ देखते हैं। यहाँ निक की माँ स्पीच दे रही है और वो बताती है कि निक के पिताजी अब नहीं रहे। निक खड़ा होता है और टेबल छोड़ देता है। वो केक काटता है जिस पर उसका चेहरा होता है। फिर वो उदास होकर घर में चला जाता है। वो एक टेबल पर बैठता है और अपने चेहरे पर एक पिस्तौल तानता है, लेकिन वो गोली चलाने से पहले ही जाग जाता है। तो पता चलता है कि यह सब कुछ एक सपना था। अब वो अपनी माँ के साथ नाश्ता कर रहा है और इस लड़के के लिए यह नाश्ता मजेदार दिख रहा है। वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो लंदन में कुछ लेखक कोर्स के बारे में सोच रहा है जिसके लिए वो जाना चाहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इसका समर्थन नहीं कर रही है। इसलिए वो अपने नाश्ते पर मुस्कान को उदासी में बदल देता है और अब वो स्कूल के लिए अपनी साइकिल से जाता हुआ दिखता है। स्कूल में हमें उसे एक लड़के के साथ कुछ लेन देन करते हुए देखते हैं। उसने किसी लड़के के लिए होमवर्क किया। होमवर्क को उस लड़के को दे ही रहा था। जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आकर पूछती है कि क्या वो कल रात की पार्टी में उनके साथ आएगा, लेकिन उसने कहा कि वो नहीं आ सकता क्योंकि वो बहुत बिजी है। फिर हम दो लड़के और एक लड़की को देखते हैं जो इस लड़के से कुछ पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो गैंग के लीडर है। पैसे ना देने पर उसे चाकू से डराया भी जा रहा है, लेकिन वो वास्तव में कुछ नहीं करती है, सिर्फ उसके उंगली पर वो छोटा सा कट देती है। अब हम निक की क्लास में है और एक लड़का अपने होमवर्क को क्लास में पढ़ रहा है। उसके बाद टीचर निक को उसे अपना होमवर्क पढ़ने के लिए कहते हैं। वो क्लास के सामने जाता है। मेज पर बैठकर वो अपनी अच्छी कहानी को पढ़ने लगता है, लेकिन उसके क्लास के सारे स्टूडेंट को ये कहानी बोरिंग लगती है। तो एक बार क्लास की बेल बजने पर उनके लंच का टाइम हो जाता है। हम देखते हैं कि जिस लड़के को धमकी दी गई थी वो निक का सबसे अच्छा दोस्त है। निक पीट को कहता है कि तुम्हें खुद के लिए तैयार होना चाहिए और उनसे लड़ना चाहिए, पर पीट कहता है कि वो नहीं कर सकता। तो निक अपने दोस्त के लिए लड़ने जाता है और एनी के कान में बोलता है, तुम लूजर हो दोस्त। पर उसने सोचा वो उससे बच जाएगा, फिर उस पर हमला कर दिया, उसके चेहरे पर कुछ मुक्के मारे। अब वे दोनों प्रिंसिपल से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। एनी उससे कहती है कि वो उससे बेहतर नहीं है क्योंकि वो निबंध बेचता है। वो स्वीकार करता है कि वो एक झूठा है। फिर प्रिंसिपल आते हैं और एनी को घर भेजते हैं। फिर वो निक की ओर मुड़ते हैं और उससे कहता है कि एनी न्यूटन जैसे खोए हुए आत्माओं पर अपना समय बर्बाद न करे, तुम हमें निराश न करो। और निक का एकमात्र जवाब है, क्या मैं अब जा सकता हूँ? फिर हम एनी को घर वापस देखते हैं। उसकी स्टेप मदर ने उसके भाई के लिए रात का खाना बनाया है, तो उसने स्टेप मदर पर गुस्सा किया। इससे उसके फादर और स्टेप मॉम के बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन एनी सिर्फ ऊपर जाती है और अपने भाई विक्टर के लिए सैंडविच बनाती है। विक्टर पूछता है कि क्या वह आज रात बाहर जा रही है और वो कहती है हाँ। आप देख सकते हैं कि लड़के का मूड बदल गया है। निक के घर पर हम देखते हैं कि पीट आता है और उसे एक लड़की से पीटने पर चिढ़ाता है। वो अब निक से उसी पार्टी के बारे में पूछता है और निक कहता है कि वो कल तक यहाँ नहीं रहेगा। वो लंदन में लेखक प्रोग्राम के लिए जा रहा होगा। उसकी माँ को अभी तक पता नहीं है, लेकिन वो फिर भी जाने वाला है। उसके अनुसार उसकी माँ हमेशा उसे नियंत्रित करने और हर चीज पर नजर रखने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करने देगा। अब हम देखते हैं कि एनी अपने बॉयफ्रेंड मार्कस के साथ एक कार में बैठती है और वे एक ज्वेलरी स्टोर को लूटने के लिए रवाना होते हैं और उसने ग्लास तोड़ दिया। कुछ ज्वेलरी लेकर वापस भाग आए। मार्कस और एनी स्टोर को लूटकर बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह वो स्कूल के लिए तैयार होती है और बैग को साथ ले जा रही है। मार्कस ने उससे बैग छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो इनकार करती है और कहती है कि तुम इससे दूर रहो। फिर मार्कस गुस्से में पुलिस को कॉल करता है। हम एनी को लॉकर में बैग रखते हुए देखते हैं। जब वो अपना लॉकर बंद कर रही होती है तो पीट उसके ऊपर निगरानी कर रहा होता है। कुछ ही मिनटों के बाद पुलिस आती है और उसके लॉकर को खोलते हैं तो बैग में से ज्वेलरी मिलती है और एनी को भी साथ ले जाते हैं। वो पुलिस स्टेशन से मार्कस को कॉल करती है और उसे जानकारी देती है। वो पूछता है कि क्या उसे कोई अंदाजा है कि उन्होंने कैसे पता लगाया। वो कहती है कि उसे पता है और वो इसका ख्याल रखेगी। कॉल के बाद वो पुलिस स्टेशन छोड़ देती है और उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए तैयार होती है। उसे पता है कि रेडिट ने उसे पुलिस को बता दिया है। अब हम पीट को निक को अलविदा कहते हुए देखते हैं और वो दोनों गले भी लगते हैं। और अब हम निक को घर पर देखते हैं जहाँ उसकी माँ को उसके लंदन का टिकट मिल गया है। जाहिर है कि एयरलाइन ने फोन करके बताया कि उसकी उड़ान का समय बदल गया है। वो इसके बारे में उससे बात करती है। वो माफी मांगता है और कहता है कि वो इसके इस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी माँ ने ध्यान दिया कि उसने टिकट को हफ्तों से रखा है, तो उसने जो कुछ भी कहा सब झूठ है। वो जानता था कि वो जाने वाला था, लेकिन वो चौंक गई कि वो बिना बोले ही जा रहा था। उसने कहा कि उसे ऐसा लगता है कि वो एक अजनबी के साथ रहता है। अब निक अपने कमरे में तैयार हो रहा है। उसने एक घड़ी ली और उसे अपने जेब में डाल दिया। फिर हम पीट को बहुत तेजी से चलते हुए देखते हैं और उसे कोई आदमी उसके मुंह पर मारता है। यह एनी के लोग हैं। वे उसे एनी के पास ले जाते हैं। वो सोचती है कि यही सब कुछ उसके बारे में पुलिस को बताया है, इसलिए वो उसे मार रही है और उसे कुछ ऐसी चीज को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रही है जो उसने आज तक ऐसा नहीं किया है। न मानने पर उसे बहुत ज्यादा पीटा जाता है तो वो कहता है कि वो उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। अब लड़की बोलती है, उसका सबसे अच्छा दोस्त निक, लेकिन तुम्हें बस उसकी सोच को समझना होगा। उसने बस यह उम्मीद की थी कि निक अब तक देश छोड़ चुका होगा और एनी से निक बच जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश निक की उड़ान में देरी हो गई है। तो अब वो पार्टी में है और अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ रहा है कि क्या वो लंदन जाना चाहेगी। जब वे एक साथ वक्त बिता रहे हैं तो वो उसे उनका टिकट फेंकता है और उसे मजे में समय बिताने को कहता है। ऐसा लगता है कि उसकी माँ के छोटे से बातों ने उसका मन बदल दिया है और अब वो लंदन जाना नहीं चाहता है। और तुम जानते हो कि यह किसी
के लिए अच्छी खबर नहीं है। वो घर की तरफ जा रहा है, तभी एक कार उसका पीछा करने लगती है और फिर कार ने टक्कर मार दिया। यह एनी और उसके लड़के हैं, उसे मार रहे हैं। अब पीट कार से बाहर आता है और उसकी तर्कशक्ति को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा है और अब वो निक को उठाती है और वो पूछती है कि अब कौन लूजर है, तो निक बोलता है तुम। ये सुनते ही एनी उसे मार डालती है, तो वे उसके शव को एक गड्ढे में डालते हैं। लड़ाई के दौरान निक की घड़ी गिर जाती है, लेकिन फिर हम पिट को देखते हैं जो बहुत ज्यादा दुखी है। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचा नहीं पाए। वो घर जाता है, फिर एनी मार्कस के पास जाती है और मार्कस से सब कुछ बताती है कि उसने उस आदमी को मार दिया जिसने उसे धोखा दिया था। मार्कस को पता है कि वो व्यक्ति नहीं है जिसने उसे धोखा दिया था। अब वो उससे पूछ रहा है कि वो उसके पास क्यों आई। तुम्हें पता है कि मैं जेल से आधी सजा काट कर आया, और उसे जाने के लिए कहता है। वो खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करती है। वो उसके वर्कशॉप में कुछ चीजें तोड़ती है और फिर एनी मार्कस को किस करती है और फिर चली जाती है। फिर हम सुबह सुबह में निक को देखते हैं जब वो घने जंगल से निकल रहा होता है, तो आसमान साफ और ताजगी से भरा मौसम होता है। वो स्कूल जाता है, क्लास में बैठता है। उसे कैसे कहेंगे ये सब अदृश्य। ये बात है कि कोई नहीं जानता कि वो क्लास में है, क्या वो सही वहाँ बैठा है और सब कुछ सुन रहा है। वे इसका अक्षय उपयोग करते हैं ताकि वे उसके बारे में कुछ बातें कह सके। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे घमंडी और हमेशा खुद को महत्वपूर्ण महसूस करने की कोशिश करता है। इन लड़कियों पर भरोसा नहीं कर सकता मैं यार। फिर भी उसका सबसे अच्छा दोस्त भी उसे धोखा दिया, इसलिए मैं वास्तव में किसी पर भरोसा नहीं करता हूँ भाई। पहले वो सोचता है कि वे सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर उसने एक किताब उठाए और बोर्ड पर फेंक दिया। किताब कभी भी मेज से नहीं उठती। फिर वो प्रिंसिपल के टेलीफोन ऑफिस में जाता है अपनी माँ को फोन करने के लिए। वो अपने प्रिंसिपल के चेहरे पर हेलो कर रहा है, लेकिन प्रिंसिपल उसे नहीं देख सकते। फिर वो अपनी माँ को बोलता है क्या वो उसे सुन सकते हैं, लेकिन वो उसे नहीं सुन सकती। वो अपने घर की ओर दौड़ना शुरू करता है। वो स्कूल के हॉल में एक लड़की से टकरा जाता है, कार से टकरा जाता है, ट्रक के नीचे आ जाता है, लेकिन वास्तव में उसे कुछ नहीं होता। वो घर आता है और अपने घर के चारों ओर सिक्योरिटी को देखता है जो उसे खोजने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वह अपनी माँ को दुखी स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करता है और बताता है कि वह मर चुका है, लेकिन स्वाभाविक रूप से अब वह उसे सुन नहीं सकती है। अब तो वो बस सड़कों पर भटक रहा है। यही सिक्योरिटी ब्रायन और केट अपने जांच में आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्होंने प्रिंसिपल से बात की, जिससे उन्हें बताया कि निक और एनी के साथ झगड़ा हुआ था, इसलिए वे एनी के घर की ओर बढ़ते हैं। जाहिर है ब्रायन एनी को तब से जानता था जब वो छोटी थी, क्योंकि उसके पिता पुलिस वाले थे। वे छत पर जाकर एनी से पूछताछ करते हैं कि वो पिछली रात क्या कर रही थी, और निक उसके झूठ को सुनने के लिए वहाँ मौजूद है। उसे ये भी पता चलता है कि एनी ने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने सोचा कि उसने उसे धोखा दिया है। ये सुनकर निक ने उसे छत से नीचे फेंकता है, लेकिन वो कभी नीचे नहीं जा सकती। ऑफिसर ने एक खोजी दल को जंगल में ले जाते हैं जहाँ निक का शरीर फेंका गया था। एनी पीट को कॉल करती है और उसे वहाँ आने के लिए कहती है। निक ये सुनता है और बीमार महसूस करता है। वो अब अपने कमरे में है और देखता है कि उसकी माँ अंदर आती है और उसकी चीजें देखती है। वो एक कविता पढ़ रही है जो उसने लिखा था, और वो भी साथ में पढ़ता है। उसका पालतू पक्षी भी उसके साथ अदृश्य स्वर्ग में शामिल हो जाता है। वो उसे अपने हाथों में पकड़ता है और कुछ सेकंड के बाद वो गायब हो जाता है। उसके लिए यह अदृश्य है। वो कहता है मैं जिंदा हूँ, और सीधे वहाँ दौड़ता है जहाँ उसका शरीर फेंका गया था। वो खोजने वाले समूह को खुद को खोजने की कोशिश करा रहा है, लेकिन इंसानों के साथ उसे ज्यादा सफलता नहीं मिल रही है। कुत्ते को हालांकि पहले ऐसा लग रहा था कि वो निक को देख सकता है, लेकिन अंतिम सेकंड में वो मुड़ गया। कुत्ता निक की घड़ी ढूंढने में मदद की। पीटर एनी और बाकी सबको बता रहा है कि उसे लगता है कि वे जल्द ही पकड़े जाएंगे, इसलिए वो कहता है कि वो पुलिस को रिपोर्ट करेगा, लेकिन अगर वो रिपोर्ट करता है तो उसे भी जेल जाना पड़ेगा। इस बीच निक सब कुछ सुन रहा होता है और अब एनी चुपके से अपने घर में घुस जाती है। वो अपना सामान पैक कर रही है और भागने की कोशिश कर रही है। विक्टर जाग जाता है और पूछता है कि क्या वो जाने वाली है और कभी वापस नहीं आएगी जैसे माँ गई थी, और वो रो रहा है। वो शायद और चीजों में कठोर हो सकती है, लेकिन इस लड़के के लिए वो नर्म है। वो विक्टर को कहती है कि तुम कभी मेरे जैसा मत बनना, ये बहुत अच्छी सलाह है। उसके पिता कमरे में आते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। वो कहती है ठीक है, लेकिन अगर उसके छोटे भाई के साथ कुछ भी होता है तो वो वापस आएगी और उन्हें सबक सिखाएगी। वो घर छोड़ देती है और निक फिर से अपने एकालौप में कहता है कि उसका भयानक पारिवारिक माहौल उसकी गलतियों को सही नहीं कह सकता। वो जंगल में खोज कर रहे हैं और यह खोज अब तेज होती जा रही है। हम हेलीकॉप्टर देख सकते हैं। अब एक प्रोफेशनल कहता है कि अगर निक वहाँ जिंदा है तो उसके पास 2-3 दिन की अधिकतम समय है। अब हम निक के शव का व्यू देखते हैं और हमें उसके उंगलियों में हलचल महसूस होती है। वो वास्तव में जिंदा है। ब्रायन अब मार्कस के साथ बात करने जाता है। उसने उससे पूछा कि क्या वह मंगलवार रात को वह एनी के साथ था, और बेशक उसने हाँ कहा। फिर उसने उससे पूछा कि क्या वह पिछली रात उसके साथ था जब वह ज्वेलरी स्टोर को लूट रही थी, और उसने कहा नहीं, उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। बेशक ब्रायन को पता है कि मार्कस को 8 महीने से पैरोल पर जेल से रिहाई हुआ है, लेकिन वह इसे ज्यादा जोर नहीं देता। वो बस अपनी कार छोड़ देता है और मार्कस से कहता है कि अगर वह एनी को देखता है तो उसे कॉल करे, क्योंकि उससे एक गायब व्यक्ति के बारे
में बात करनी है। अंत में ब्रायन ये सुनिश्चित करता है कि वो मार्कस को बता दे कि उसे उस कार के सटीक ब्रांड के बारे में पता है जो उसी रात चोरी हो गई थी जब ज्वेलरी स्टोर लूटा गया था। अब निक अपनी माँ को बता रहा है कि उसे पता है कि इससे उसके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा क्योंकि वो हमेशा सब कुछ कंट्रोल में रखती है। वो उस पर चिल्ला रहा है, उसे हिला रहा है, उसकी मेज पर सब कुछ बिखेर रहा है और यहाँ तक कि एक कुर्सी भी फेंक रहा है। विंडो टूट जाता है, लेकिन जाहिर है कि इनमें से कुछ भी वास्तव में नहीं होता। कुछ ही पलों बाद उसकी माँ टूट जाती है और रोने लगती है। वो वास्तव में रो रही है और निक का नाम पुकार रही है। पीट बारिश में टहल रहा है, तभी मार्कस अचानक आता है, उसे पकड़ता है और उसकी छाती पर बंदूक तान देता है। मार्कस पीट से कहता है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है और वो उसे जंगल में ले जाता है और पीट उसे बताता है कि शरीर कहाँ फेंका गया था। अगले दिन मार्कस एनी को किसी स्थान पर बुलाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे पकड़ सके, लेकिन एनी चालाकी से पीछे हट जाती है और वो पीट को फोन करती है और उसे वहाँ जाने के लिए कहती है। पीट जाता है और केट उसका पीछा करती है। निक ने अपनी पूरी कोशिश की थी ताकि वो जाग जाए और देखे। अब पीट पुल पर उन दो लोगों के साथ है जबकि एनी दूर से ही उन्हें देख रही है, लेकिन फिर मार्कस पीछे से आता है और उसकी पीठ पर बंदूक तान देता है। वो उसे पुल पर ले जाता है जहाँ बाकी लोग हैं और पीट से घर जाने के लिए कहता है। पीट घर की ओर दौड़ता है और आप देख सकते हैं कि उसे कितना आभारी महसूस हुआ कि उसे जाने के लिए कहा गया। मार्कस कहता है कि उन्हें जल्दी करना होगा क्योंकि पीट का पीछा किया जा रहा है और वो सही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पुलिस पहले से ही यहाँ है और एनी एथन मार्कस से गन लेती है और इसे पुलिस पर तान देता है, लेकिन वे अब घिर चुके हैं। एनी वाकई एक अद्भुत जीवित बचने वाली है। वो किसी तरह बाहर निकलने और भागने में कामयाब हो जाती है। पीटर पाकर उस पर बेहद गर्व करते हैं। जब वो भाग रही है तो निक चिल्लाता है, वे तुम्हें पकड़ लेंगे एनी, और ऐसा लगता है कि उसने उसे सुना क्योंकि वो मुड़ती है और कुछ चिल्लाती है। निक कहता है, उसने मुझे सुना। वो एक क्लब में जाती है और एक आदमी को मार्कस की अंगूठी बेचती है। पैसे मिलने के बाद वो वहाँ रुकने और थोड़ी डांस करने का फैसला करती है। वो अपने कुछ कपड़े उतार देती है और अब वो फुल चील में डांस करने लगती है जबकि निक उसे देख रहा है। अगले दिन वो अपनी माँ के कब्र पर जाती है और कहती है कि उसे माफ कर दो। फिर निक बात करना शुरू करता है कि कैसे कभी कभी वो चाहता है कि उसकी माँ उसके पिता की बजाय मर गई होती क्योंकि वो उस पर कितना दबाव डालती है। अब वो एनी की ओर बढ़ता है और उसके कंधे को छूता है। वो कहता है कि उसे पता है कि वो उसे सुन सकती है, इसलिए वो उसे बस ये बताने के लिए कहता है कि उसका शरीर कहाँ है, लेकिन वो बस उठती है और चली जाती है। वो उसका पीछा करता है। रात को वो स्कूल में घुस जाती है और विक्टर के लिए कुछ पैसे को एक लिफाफे में डालती है और अपने लॉकर में रखती है। निक वहाँ है जो उसे बताता है कि वह मर रहा है और उसके पास बहुत कम समय बचा है और नॉर्मल कहा जाए तो उसको बचा सकती है तो सिर्फ वही है। वो उसकी आवाज को ब्रेन में सुन सकती है, तो वह अपना नाम चिल्लाता है और वह मुड़ती है, लेकिन वह किसी को नहीं देख सकती है। वह अब बेचैन है। वह नहाने जाती है और एक अच्छे बच्चे के रूप में निक उसे नहाते हुए नहीं देखता है, और हम जो स्टार्टिंग में निक को नींद में जागते हुए देखते हैं वो इसी टाइम का है और वह अब बास्केटबॉल कोर्ट में सो रहा है और निक उसके पास है। उसके शरीर के माध्यम से अपने हाथ चलाता है। वो ज्यादा देर सो जाता है और बास्केटबॉल टीम आती है जो अपनी ट्रेनिंग के लिए आती है। इस टाइम ज्यादा नींद या किसी भी प्रकार की नींद आत्मों में समय से स्थिति नहीं होती है। अब हम एनी और निक के घर में हैं। वो उसकी पुरानी फोटो को देख रही है और शायद उनके बीच कुछ हो रहा है। कृपया मुझे मत बताइए कि ये दोनों प्यार में गिर रहे हैं, क्योंकि आप निक भी देख सकते हैं कि मुस्कुरा रहा है जबकि उसका शरीर उस गड्ढे में सड़ रहा है। धन्यवाद करता हूँ कि निक की माँ आती है और जो कुछ भी रोमांस उस समय फैल रहा था उसे मार देती है और वो घर से बाहर निकलता है और सीधे उस जंगल पर आते हैं जहाँ वे निक के शव को फेंके थे और उसका शव वहाँ नहीं होता है। निक एनी से कह रहा है कि किसी ने आकर उसके शव को हटाने के लिए आया था और वो उसे धन्यवाद कहने के लिए कह रहा है। वो उन पदार्थों को देखती है जो उसने कुछ दिन पहले पीट के साथ पाए थे और वो उसे बताता है कि पीट यहाँ आया था, इसलिए वो स्कूल में पीट के पीछे जाती है। पीट अब उसे बता रहा है कि निक ने शुरुआत में उसके खिलाफ कुछ भी पुलिस को नहीं कहा। फिर वो स्वीकार करता है कि उसने और मार्कस ने शव को उस जगह से हटाया था, इसलिए वो मार्कस के पीछे जाती है। वो पुलिस स्टेशन के बाहर उसके कार में बैठकर उसके पीछे से हमला करती है। फिर उसे एक चट्टान के किनारे ले जाती है और उसे घुटनों पर बैठने के लिए कहती है। फिर वो उस पर बंदूक तान देती है। इस बीच पीट आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। निक उसे ऐसा नहीं करने के लिए मना रहा है, लेकिन पीट कुछ भी सुन नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ खूबसूरत बात यह है कि जब पीट उस संक्रमण क्षेत्र में होता है जहाँ वो अभी तक मरा नहीं है लेकिन पूरी तरह से जीवित भी नहीं है, वो निक को देखता है। वे एक दूसरे को देख सकते हैं और बात कर सकते हैं। निक अब पीट से पूछ रहा है कि उसके शव को कहाँ ले गए हैं। उसी समय वो मार्क से भी यही सवाल पूछ रही है। वे दोनों लगभग एक ही समय में जवाब देते हैं। इसके बाद पीट के माता पिता उसके कमरे में दौड़कर आते हैं और उसे उसी स्थिति में पाते हैं। एनी मार्कस को छोड़ देती है और निक को खोजने के लिए मुड़ जाती है, लेकिन बहुत बड़ी गलती करती है क्योंकि मार्कस उठकर एनी के ऊपर गोली चला देता है। वो नहीं मरती। उसके पास इतना ताकत है कि वो उसे गोली मार सके और खड़ी होकर ब्रायन को बुला सके। वो उसे सारी बातें बताती है कि निक कहाँ है और यह भी बताती है कि उसने अपने भाई के लिए अपने लॉकर में उसके लिए कुछ रखी है और सुनिश्चित करे कि विक्टर को वो मिल जाए। पुलिस निक के शरीर की तलाश में डैम की ओर जाते हैं, लेकिन निक उनसे पहले वहाँ पहुँचता है। वो अपने शरीर को देखता है और अब खुद को छू रहा है। नहीं, उस तरह से नहीं। वो अपने शरीर के साथ है, लेकिन आप जानते हैं कि वो खुद को बचा नहीं सकता। बांध के फाटक खुल जाते हैं और निक डूब रहा है। केट फाटकों को बंद करने के लिए कहती है और अब पुलिस
पुलिस निक की तलाश कर रही है। ब्रान उसे देखता है और वे सभी वहाँ दौड़ते हैं। वो वास्तव में जीवित है। वे उसे एम्बुलेंस में ले जाते हैं और एनी बहुत दूर से देख रही है। एनी को अभी भी खून निकल रहा है। वो अपनी कार में बैठ जाती है और कुछ समय के लिए बेहोश हो जाती है। बाद में शाम को एक पुलिस वाला उसे जगाता है और कार से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन वो कार से नहीं निकलती और कार से भागने लगती है। जैसा कि उसने कुछ गलत की है, वे उसका पीछा करने लगते हैं। अस्पताल में निक की माँ देख रही है कि डॉक्टर उसके बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस आखिरकार एनी को घेर लेते हैं और पुलिस वाले उसे रोकने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो निक की आवाज सुनती है जो कह रहा है, मुझे तुम्हारी जरूरत है एनी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और यही मोटिवेशन थी जिसकी उसे जरूरत थी। वो एक्सेलरेटर पर पैर रखती है और पुलिस बैरिकेड को पार कर जाती है। वो गाड़ी वहीं छोड़ती है और चलकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। वो कहाँ जाती है? बेशक अस्पताल। निक उसे बताता है कि उसके शरीर का कहाँ ऑपरेशन हो रहा है। वो वहाँ पहुँचती है। जैसे ही वो उसे देखती है तो निक की माँ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निक शांति बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन आप जानते हैं कि उसकी माँ निक की आवाज नहीं सुन सकती, इसलिए एनी को सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। वो कहती है कि उसे सिर्फ निक से बात करनी है, लेकिन निक की माँ उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है। एनी फिर उसे बताती है कि निक यही है और वो उसे महसूस कर सकती है और उसकी आवाज सुन सकती है, कि वो जानती है कि वो क्या चाहता है। बेशक उसकी माँ उस पर विश्वास नहीं करती। फिर निक के आदेश पर एनी निक की माँ को उस समय के बारे में बताती है जब वो निक के कमरे में उसकी किताब पढ़ रही थी और कैसे वो उसके साथ था। अब निक की माँ एनी से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। एनी कहती है कि उसे बस निक से मिलना है, वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन निक की माँ मना कर देती है और एनी को अपने बंदूक की ओर इशारा करती है और कहती है कि वो जानती है कि वो उसे वापस ला सकती है। आखिरकार वो उसे अंदर जाने देती है। एनी अब अपने हाथ निक के शरीर पर फेर रही है। वो उससे माफी मांगती है और उसे जागने की विनती कर रही है। वो अपना हार उतार लेती है जो कभी उसकी माँ का था। वो उसे निक के हाथ में रखती है और उसके पास बिस्तर पर लेट जाती है और उससे लिपट जाती है। जब वो ऐसा करती है तो अदृश्य गला घोटने वाला गायब हो जाता है और असली निक जाग जाता है और एनी का नाम पुकारता है। वो कहता है कि वो एक अच्छा काम करना चाहती थी और निक उसे बताता है कि उसने कर दिखाया, उसने उसे बचा लिया। फिर एनी बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम विक्टर को एक हवाई जहाज के खिलौने साथ खेलते हुए देखते हैं और निक वहाँ आता है और उससे बात करता है। विक्टर कहता है कि उसकी बहन मर गई और निक कहता है कि उन्हें उसे एक संदेश भेजना चाहिए। विक्टर का संदेश सरल और छोटा है, हाय एनी। निक उसके लिए वो संदेश हवाई जहाज पर लिखता है और वे उसे उड़ाते हैं। कहानी का नैतिक मुझे नहीं पता, लेकिन वो दुखद था।